नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके हैं कहां पर, तो आप नंबर नोट कर लें जिस पर आपको फोन करना है 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। आपको याद होगा कि पिछले महीने के आखिर में तेल और तिलहन से स्टॉक लिमिट पूरी तरह से हटा ली गई। करीब 8-9 दिन का वक्त बीता है। आज हम ये पड़ताल करेंगे कि स्टॉक लिमिट हटने के बाद ग्राउंड पर क्या बदला है, तिलहन में, तेल में क्या बदला है, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए और साथ ही बाकी कमोडिटीज पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ हैं हेमंत जैन साहब, जो कि तिलहन के ट्रेडर हैं, इंदौर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लखनलाल एंड कांतिलाल के। हमारे साथ अनिल छतर हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं मोपा के, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के। अमित खरे साहब हैं गंगानगर कमोडिटी के, और साथ ही अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करने जा रहे हैं उसी खबर के साथ कि स्टॉक लिमिट हटने के बाद क्या इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर पड़ा है। तो मेरा पहला सवाल जैन साहब आपसे होगा। आप सोयाबीन की सबसे बड़ी मंडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, इंदौर से। आप जरा बताइए कि क्या बदला है। मतलब मेरे ख्याल से दिसंबर के आखिर में स्टॉक लिमिट हटी थी, 29 दिसंबर के आसपास। 8-9 दिन का वक्त बीता है, क्या बदला है सर, क्या फर्क पड़ा है ग्राउंड पे? सर ग्राउंड लेवल पे अगर हम लोग, नमस्कार भाई साहब, अगर ग्राउंड लेवल पे हम लोग देखें तो इसके अंदर कोई खास चेंजेस नहीं आया है। क्योंकि इनिशियली जब सोयाबीन सीड की अराइवल मार्केट के अंदर आई थी, उसी समय हमने मार्केट के अंदर एक मार्केट का माहौल खराब करके ऑलरेडी हमने सोयाबीन की प्राइस को बहुत इंक्रीज कर दिए थे। तो हम लोग हमारी इंटरनेशनल मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी थी, जिसको कि हमने बहुत लूज कर दिया। अच्छा, हम लोग सोच रहे थे कि करीबन 10 लाख टन माल हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट पे अगर निकल जाएगा तो हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रशिंग में भी मिलेगी, प्लस हमारा एक एक्सपोर्ट मार्केट भी डेवलप होगा, जो कि दोनों अपॉर्चुनिटी हमने खो दी, जिससे कि देखिए आप 3 लाख टन का भी एक्सपोर्ट मार्केट में नहीं हो पाया। तो ये जो अभी स्टॉक लिमिट हुई, तो इसका कोई खास इफेक्ट मार्केट में नहीं आया है। अराउंड 100-150 रुपीज की जो मार्केट में तेजी आई है, हम उसको एक तेजी को नहीं मान सकते, जो कि ओल्ड लेवल की इक्विवेलेंट ही आई है तकरीबन। अच्छा, तो हमने सीजन के पहले ही इस मार्केट को बहुत अप कर दिया था, जो कि हमारे लिए खुद के लिए एक अच्छा पॉइंट नहीं था। पर ठीक एक अच्छा पॉइंट हमारे रहा कि रिसेंटली हमारे पास में कुछ 2-3-4 वेसल्स के भी रेडीमेड जो डिमांड पाई है साउथ ईस्ट एशिया, वियतनाम और उसकी जिनकी की बाइंग्स हुई है, तो उसने मार्केट को एक सपोर्ट करा। अदरवाइज ये मार्केट को हमको सपोर्ट, ये 150 रुपया जो सीट बढ़ा है उसका भी हमको बेनिफिट नहीं मिल सकता था। तो हम ये सोचे कि अगर स्टॉक लिमिट हटने के बाद में मार्केट के अंदर ये तेजी आई है तो ये गलत है। ये जो मार्केट में अभी तेजी आई कि रिसेंटली जो एक्सपोर्ट का थोड़ा सा बिजनेस हुआ, उसकी डिमांड पोर्ट पे निकली है, उसी बेसिस पे मार्केट के अंदर तेजी आई थी। कि क्योंकि पोर्ट पे जब मटेरियल जाता है तो प्लांट को एक क्रशिंग के लिए फ्लो मिल जाता है कि उसको उसका माल कहाँ उसको देना है। और पर क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स नहीं है तो लोकल के बेस पे प्लांट को चलाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। राइट, और उसी बेसिस पे प्लांट क्या है, सब नेगेटिव क्रशिंग में आ गए थे अभी तक। ओके ठीक है। तो ये इम्पैक्ट आप बता रहे हैं, लेकिन अब छतर जी आप बताइए सर, मस्टर्ड के ऊपर क्या फर्क पड़ा है? क्या मस्टर्ड की बाइंग बढ़ी है स्टॉकिस्ट की तरफ से? क्या हो रहा है इस वक्त? सर 2 चीज का सरकार के वहम है कि स्टॉक लिमिट लगाने से मंदी आती है, स्टॉक लिमिट हटाने से तेजी आती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब स्टॉक लिमिट लगी हुई थी तो सरसों तेल का भाव 145 रुपए किलो था और सरसों का भाव 7,000 रुपए प्रति कुंतल था। स्टॉक लिमिट हटने के बाद सरसों का भाव 6400 रुपए है, तेल का भाव 132 रुपए किलो है। यानी कि 13 रुपए किलो तेल में टूट गए, 5 रुपए किलो सरसों में टूट गए। मार्केट में अवेलेबिलिटी हो गई। स्टॉक लिमिट लगने से तो अवेलेबिलिटी हट जाती है, लोग माल ही नहीं रख पाते, माल ही मार्केट में नहीं आ पाता। अच्छा, स्टॉक लिमिट हटने से मार्केट डाउन हुआ है, बाजार में अवेलेबिलिटी बढ़ी है, इंडस्ट्री चली है, ट्रेडिंग में थोड़ा काम हुआ है। अच्छा, तो जब तक दूसरा वहम और सरकार के कमोडिटी पे बैन लगाया उसका, कमोडिटी से तेजी मद्दी आती है। कोई भी, आज भी आप देखो, पूरा आज भी शिकागो तेज होता है, बीएमडी तेज होता है तो इंडिया तेज हो जाता है, वो डाउन होता है तो यहाँ पे डाउन हो जाता है। हाँ, वो तो ठीक बात है। मार्केट को देखने वाला ही नहीं है।
ठीक है। स्टॉक लिमिट हटने से मार्केट सेटल हुआ है, लोगों को काम करने का मौका मिला है, उद्योग चले हैं सब, ऐसा मेरा अच्छा, तो मतलब स्टॉकिस्ट जमकर खरीद रहे हैं क्या? अब तो कोई डर नहीं है कि कितना रखना है नहीं रखना है, तो बाइंग बढ़ रही है क्या? स्टॉकिस्ट नहीं खरीद रहे, इसलिए नहीं खरीद रहे कि लास्ट ईयर 111 लाख टन सरसों पैदा हुई थी। आने वाले 1 महीने बाद में 120 लाख टन सरसों अपने लिए तैयार खड़ी है। 6% लास्ट ईयर से ज्यादा सरसों की सोइंग हुई है। 10 लाख टन क्रॉप ज्यादा आएगी, तो आने वाले टाइम में मद्दी आएगी, तो स्टॉक करने की तो अच्छा, ओके, चलिए मैं ये मार्च अप्रैल में डाउन आएगा तो ये आपने इम्पोर्टेंट बात कही, इस पर मैं और भी सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन जैन साहब आप जरा बताइए कि अभी सोयाबीन को लेकर क्या सिचुएशन है? आने वाले वक्त में अगर मैं आपसे पूछूं कि सोयाबीन के दाम बढ़ेंगे या घटेंगे तो क्या कहेंगे आप, क्या होने वाला है? सोयाबीन में बेसिकली में मार्केट बहुत फ्रेंडली है, कोई तकलीफ नहीं है अपने को इसके अंदर से। ये प्राइस लेवल सोयाबीन का जो अभी चल रहा है 58,060 या अराउंड 58 से 64,000 की तकरीबन में सोयाबीन सीड का प्राइस चलता रहेगा, जिसमें कि कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा कि ये इसी बेसिस के अंदर मार्केट घूमता रहेगा। अगर हम ये सोचे कि आने पिछले सालों के समान ये 75-80 रुपए की प्राइस में सोयाबीन हो जाएगा, तो वो मेरे को अभी फिलहाल नहीं दिखता उस बेसिस पे। ये 58 से आप 64-65 के लेवल के अंदर सोयाबीन चलता रहेगा। अच्छा, इसी रेंज में रहेगा, आप कहेंगे 5800 से 6400 के रेंज में सोयाबीन रहेगा। अब अनिल जी आप जरा बताइए, चूंकि आपने कहा कि उत्पादन बढ़ने वाला है, मैं भी रिपोर्ट्स में देख रहा हूँ कि 125 लाख टन के आसपास का उत्पादन बताया जा रहा है इस साल, जो कि लास्ट ईयर करीब करीब 111 लाख टन के आसपास का उत्पादन था। तो अगर इतना उत्पादन होता है तो फिर हम सरसों के प्राइस को कहां पर देखेंगे? सर देखो, 15 फरवरी से मस्टर्ड ईयर चालू हो जाता है। 15 फरवरी को सोइंग के हिसाब से सब कुछ अच्छा रहा तो 120 लाख टन सरसों का उत्पादन होगा। ठीक, 5 लाख टन सरसों कैरी फॉरवर्ड रहेगी। 125 लाख टन सरसों हम लेके चलेंगे। 125 लाख टन सरसों का रिफाइंड बनने के बिना कोई गति होने वाली नहीं है। तो इसके भाव में अभी कम से कम 10% की वृद्धि आने की संभावना है। 10% की? हाँ, अभी जो भाव 6400 रुपए है, ये नीचे में जाके 5800 रुपए रहने की संभावना है। एमएसपी को सरकार को 15 से 20 लाख टन सरसों इस साल मिलनी चाहिए 5450 पे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 10% तक सरसों के दाम आगे घट सकते हैं। तो अगर सरसों के दाम 10% घटेंगे तो तेल पर क्या फर्क आएगा? सरसों के तेल पर तेल के अंदर कम से कम नहीं तो 15 रुपए किलो का फर्क आएगा। जो 132-33 रुपए किलो तेल है वो 115 रुपए किलो तेल रह जाएगा। अच्छा, लेकिन आपके बाकी जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि तेल के दाम अभी घटने वाले नहीं है। नहीं, तेल के दाम नहीं, इन्होंने जो बोला अभी हेमंत जी ने वो डीओसी नहीं, मतलब मैं हेमंत जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बाकी जो ऑयल के एक्सपर्ट जो जुड़ते हैं हमारे साथ, उनका कहना है कि ना बढ़ेंगे ना घटेंगे, रेंज में रहेंगे। नहीं, वो ऐसा है सर, क्रॉप आएगी तो मार्केट एक बार घटेगा और उसमें क्या होगा, मैचिंग होगा। जो भी डिफरेंस है ना मस्टर्ड और सोया का, मस्टर्ड और पाम का, तो मस्टर्ड घटेगा बाकी तेल रुके रहेंगे सर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मस्टर्ड घटेगा बाकी तेल रुके रहेंगे, तो जैन साहब क्या सोया तेल भी रुका रहेगा? सर मेरी निगाह में तो सोया तेल अभी रुका रहेगा, क्योंकि क्या है कि आज मार्केट में अभी कोई तब तक सरसों नहीं आती है जब तक कोई मार्केट में दूसरा तेल नहीं है। सर सोया भी उसको एक सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, जो मार्केट की पूर्ति कर रहा है। तो हम सोया के अंदर इतनी अभी आज की तारीख में एक मद्दी की धारणा नहीं कर सकते सर। अच्छा, ठीक है। दूसरा सर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता था कि ऑलरेडी इंडिया ने करीबन 1 लाख से 2 लाख टन इंडिया में जो इम्पोर्टेड सोयाबीन सीड का बिजनेस ऑलरेडी हो चुका है सर। न्यू समय में आने का जो अफ्रीकन सीड आता है, जो अपने आते वो सीड का बिजनेस हो चुका है कि आप ये मान के चलिए 6,000 रुपीज के पेरिटी का जो मार्केट के अंदर और 6,200 रुपीज की पेरिटी का। तो ये जो 1.5 से 2 लाख टन मार्केट में माल आने वाला है, तो ये महाराष्ट्र और नीरेस्ट के जो प्लांट वालों को एक थोड़ा सीड का एक्स्ट्रा प्रेशर मार्केट में और डेवलप होगा सर फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ सर। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आपका जैन साहब, और अनिल छतर जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, डिटेल में ऑयल सीड के ऊपर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि आज के बाजार में आपको गोल्ड में और सिल्वर में क्या करना है। अजय केडिया हमारे साथ हैं, अमित खरे हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय जी आप जरा बताइए कि गोल्ड आज बड़ा ही डल दिन रहा है गोल्ड के लिए, बहुत ही रेंज में, मतलब आप ये समझिए कि 50, 60, 70, 80 रुपये इसी रेंज में गोल्ड घूमता रहा है आज पूरे दिन। अभी मार्केट देखिए 55,350 के आसपास है, 60 रुपये की तेजी है। क्या करें सर आज गोल्ड में? नमस्कार नितिन जी। डेफिनेटली देखिए, कल की जो गिरावट थी, रिजेक्शन था और साथ में मिनट्स के बाद हमने देखा कोई सरप्राइज नहीं था, जिसके चलते डॉलर इंडेक्स में थोड़ा बहुत बाउंस आया और उसी के नतीजे 1860 के ऊपर गोल्ड जाता हुआ दिखाई दिया था। बट अब ये करेक्शन मोड पे है, तो मुझे लगता है 1820 तक का लेवल फिर से हम देख पाएंगे इंटरनेशनल में। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा कि 56 का प्राइजेस
सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से हमने एक अच्छा खासा रिजेक्शन आते हुए देखा। शाम को जॉब डेटा रहना है, उसके बाद एक क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी, बट मुझे लगता है कि 55 450 500 का कोई भी अगर जब मिलता है बिकॉली करके चलना चाहिए। 55 100 का लेवल मोस्ट प्रॉब्ली आज टूटता हुआ दिखाई देगा, जो 54 700 800 तक का भी लेवल दिखा दे। तो अगले 2-4 सेशन की बात करें तो सोने चांदी में मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। खरे जी, आप भी एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी और बढ़ सकती है? जी मित्र जी, मेरे को लगता है कि गोल्ड में आज की ट्रेडिंग सेशन में एक अगर नीचे का डिप मिलता है डेटा में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, 7 बजे यूएस का पेरोल का डेटा है मंथली वाला, तो 55,100 के करीब अगर डिप मिलता है तो वहां पे ट्रेडर्स को एक खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। मेरे को लगता है 55,600 700 के भाव आज इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं और 54,800 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के करनी चाहिए। तो मैं खरीदारी करूंगा डिप्स पे। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखें कि गोल्ड में अभी आपको करना क्या है। ठीक है, चांदी पर आपका व्यू अजय जी? देखिए, ओवरऑल चांदी के फंडामेंटल काफी मजबूत है। जिस ढंग से कॉपर में हमने नो डाउट कल परसों में वापस रिकवरी देखी है, पर घूम फिर के प्राइस वही 720 के करीब है। डोमेस्टिक मार्केट में चांदी भी हमने देखा एक रिजेक्शन दिखा। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि मार्केट में गिरावट रहेगी, जो 67-600 तक के लेवल चांदी में भी देखने मिल सकते हैं। तो बेटर है आज के लिए कोई लॉन्ग पोजीशन ना बनाइए, सैलम जब की रणनीति बना के चलिए। बुलिश है, बट 1-2 दिन मुझे लगता है मार्केट में गिरावट है, तो 67-600 के टारगेट के लिए चांदी बेची जा सकती है। बिकवाली गिरा, इस पर आप नजर रखिए। कच्चे तेल पर आपका व्यू खरे जी? क्रूड ऑयल में ऊपरी स्तरों से 67 के स्तर से एक अच्छा मुनाफा वसूली हमने प्राइजेस में देखी और लगभग 600 से 700 पॉइंट का गिरावट इसमें ऑलरेडी आ चुका है। मेरे को लगता है 6,000 से लेकर 6100 के भाव जो है वो कहीं ना कहीं बेस का इसमें काम करेंगे। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 6,100 के करीब क्रूड ऑयल में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। इंट्राडे का ही ट्रेड है। 6240 रुपए का इसका टारगेट रहेगा और 6,030 के नीचे का इसका एक स्टॉप लॉस है। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। क्रूड बाइंग की राय है 6,240 का टारगेट, इस पर आप नज़र रखिए। लेकिन अब आपको जरा एक खबर बता दें कि 2023 के लिए जीडीपी अनुमान का पहला एडवांस एस्टीमेट जारी हुआ है और इसमें यह कहा गया कि FY23 में जीडीपी की ग्रोथ 7% रह सकती है। इस बात की उम्मीद पहले एडवांस एस्टीमेट में जताई गई है कि 7% की ग्रोथ आपको FY23 में देखने को मिल सकती है। जीडीपी ग्रोथ का पहला एडवांस अनुमान जारी हुआ है और उसमें यह कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 में 7% की ग्रोथ संभव है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 19.5% से घटाकर 15.4% कर दिया गया है सालाना आधार पर और जीवीए ग्रोथ का अनुमान 8.1% से घटाकर 6.7% कर दिया गया है। तो ये ताज़ा आंकड़े, ताज़ा अनुमान इस वक्त का आप देख पा रहे हैं जो अभी भी जारी हुआ है और महत्वपूर्ण बात यह है कि FY23 के लिए 7% ग्रोथ का अनुमान जताया गया है, उम्मीद की गई है और ये पहला एडवांस एस्टीमेट FY23 के लिए आज इस वक्त जारी हुआ है। ताज़ा आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अनुमान 19.5% से घटाकर 15.4% कर दिया गया है। इसके साथ ही जीवीए ग्रोथ अनुमान 8.1% से घटाकर 6.7% सालाना आधार पर कर दिया गया है। चलिए एक बार फिर से लौटते हैं कमोडिटी मार्केट पर और अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राजेश जैन का। पूछिए जैन साहब। जी सर, केडिया जी से सवाल है। फरवरी का कपासिया खली सर किस रेट पे बाय करना चाहिए और एक महीने में क्या टारगेट लेके चलना चाहिए? फरवरी का कपास खली किस भाव पर खरीदना चाहिए और टारगेट क्या रखना चाहिए, बताइए अजय जी। देखिए, जिस ढंग से हमने इस बार के प्रोडक्शन के नंबर देखे, हमारी उम्मीद इतनी नहीं थी कि प्राइसेस 3100 के ऊपर निकल जाएगा, बट टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट ने ऑलरेडी रैली अप कर चुका है, अराइवल्स बढ़नी चाहिए। तो आई वुड से अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन। आई थिंक फरवरी बाय द थोड़ा भी अगर यहाँ से बाउंस मिलता है तो बेटर सेल साइड रहना चाहिए, जो 2850 तक का ओवरऑल टारगेट लग रहा है। तो ये करंट लेवल से मुझे नहीं लगता है कि बाइंग करके चलना चाहिए, ऑलरेडी रैली अप काफी कर चुका है। नेक्स्ट कॉलर सचिन कुमार हैं हमारे साथ। पूछिए सचिन जी। जी, मेरा
सवाल है सर, गोल्ड से रिलेटेड है। हाँ पूछिए। मैंने सर मतलब 55,320 पे गोल्ड सेल किया हूँ सर। 55,320 पे 55,320 पे आपने सेल किया है? जी जी, तो क्या करना चाहिए? 55,345 का अभी भाव है, तो खरे जी क्या रुकना चाहिए इनको अभी? मेरे को लगता है 7 बजे का डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं इनको बोलूंगा गोल्ड में एक करेक्शन मिल सकता है 55,100 के आसपास तक का। तो वो एक ऐसा प्राइस है जहां पे इनको एक फ्रेश बाय का ट्रेड भी लेना चाहिए। अभी अगर इनका ट्रेड है तो 55,540 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ये बने रह सकते हैं, लेकिन डेटा में जो है स्टेप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, और डिप्स अगर 55,100 के करीब मिलता है तो वहाँ पे एक फ्रेश बाय का ट्रेड भी लिया जा सकता है। ओके ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। 55,100 पर बाइंग की राय, 56,600 का टारगेट, 54,800 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। अगला सवाल है कैलाश चंद्र मोदी का, सदुलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर, कॉपर के अंदर करंट रेट पे लॉन्ग या शॉर्ट? वाह, आपने सवाल बहुत शॉर्ट पूछा, ये अच्छा है। कॉपर में करंट रेट पर लॉन्ग या शॉर्ट, बताइए अजय जी, लॉन्ग या शॉर्ट? ऑलरेडी कॉपर में हमने देखा लोअर लेवल से काफी अच्छा रिबाउंड आया हुआ है। डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा आज के लिए भी। 722 के ऊपर होल्ड करता है तो लेके चलिए, बट व्यू 1-2 दिन का लेके चलना, जो 732 तक का लेवल दिखा देगा। ओवरऑल कॉपर काफी पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, ओवरऑल कॉपर आपको काफी पॉजिटिव दिख रहा है, इस पर आप नजर रखिए। 722 पर बाइंग की राय, 732 का टारगेट और 717 के भाव पर स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं कि वहां पर आपको क्या करना चाहिए। कॉपर के अलावा और कोई पिक आपकी अमित जी आज मेटल में? मेटल्स में मेरे को जिंक में एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। 267.55 का भाव है, 268.50 के आसपास अगर मिलता है तो 70 रुपए के ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। नीचे इवनिंग के सेशन में मेरे को लगता है 265 से 264 के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, प्रवीण है आप हमारे साथ हरियाणा से। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 2 लोट सिल्वर के सेल किए हैं 67,900 पे। 67,900 पे 2 लॉट चांदी में आपने बिकवाली की है, ठीक? अच्छा, 67,900 पे मार्केट है, 68,424 पे। तो केडिया जी क्या सुझाव आपका इनके लिए? देखिए, कल हमने 2 दिन के अंदर 71 के लेवल टेस्ट किए थे, बट रिजेक्शन काफी साउंड था। शाम का डेटा एक्सपेक्टेशन सबको अच्छा दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है कि जितना डेटा दिखा रहा है उतना अच्छा नहीं रहेगा। डॉलर में वापस बाउंस आएगा और सोनी चांदी में गिरावट रहेगी। तो चांदी में मुझे लगता है थोड़ा बहुत पुल बैक अगर 68,800 मिल जाए तो वो मैक्सिमम है, बट ओवरऑल मुझे लगता है 67,600 तक का लेवल मिल जाएगा, तो बने रहना चाहिए। और 69,500 का एक्चुअली स्टॉप लॉस बनता है, काफी बड़ा हो जाएगा इनके लिए, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 67,600 का लेवल पहले मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है शिवम का। पूछिए शिवम। अच्छा, मुकेश है, पूछिए मुकेश। सर मेरा सवाल ग्वार पर है, केडिया जी से। पूछिए। ये ग्वार 7,000 कब तक हो जाएगी? ये ग्वार का मार्केट चल क्यों नहीं रहा है, टूट जाता है बार बार में? ग्वार का मार्केट चल क्यों नहीं रहा है? इसके लिए केडिया जी जिम्मेदार हैं, ठीक से चलवा नहीं पा रहे हैं। केडिया जी ने पिछली बार चलवाया था बोल के। केडिया जी क्यों नहीं चल रहा है ग्वार का मार्केट? नवंबर मंथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चल गया, तो अभी थोड़ा डाइजेस्ट हो रहा है मार्केट। दिसंबर 15 तारीख से इतना टाइम डाइजेस्ट लगने में? मार्केट में मूवमेंट बढ़ेगा, डाइजेस्ट होने में इतना टाइम? तेजी भी उतनी बड़ी आई थी सर नवंबर में, जो हमने 4600 से 6100 का लेवल देखा। तो जैसे मैंने दिसंबर में भी कहा था कि प्राइसेस के फंडामेंटल में कोई चेंजेस नहीं है, टेक्निकली 6150 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक अगले 10-15 दिन के अंदर 6150 का लेवल 6150 आप फरवरी के लिए कह रहे हैं सर? फेब के लिए? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा फरवरी का ही रहेगा। जरा दिखाइए फरवरी कॉन्ट्रैक्ट। हाँ ये रहा। अच्छा हाँ, आप बताइए। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी के मंथ में ही फरवरी में ये ब्रेकआउट आ जाएगा 6150 का, जो इमीडिएट में तो मुझे लगता है 6600 से 6800 का लेवल है, बट ओवरऑल मार्च तक 6100 तक के लेवल हम आराम से देख पाएंगे। मतलब फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 6600 के ऊपर चला जाएगा, आप ये कह रहे हैं सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर श्री राम है, पूछिए। हेलो सर। जी पूछें। हाँ सर, मैं मार्च का नेचुरल गैस लॉन्ग करना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्या ठीक रहेगा क्या? बताइए खरे जी। नेचुरल गैस हालांकि बहुत दाम गिर गए हैं, अभी लॉन्ग करना ठीक है क्या? मतलब बाइंग करना ठीक है क्या? 304 के आसपास है भाव।
नेचुरल गैस इन्होंने शायद मार्च का पूछा है। हाँ। नेचुरल गैस की प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि लगभग 800 रुपए की प्राइसेस से काफी डाउनफॉल देखने को मिला। प्राइसेस अभी 300 के आसपास है, मोटा मोटी 500 पॉइंट का करेक्शन इसमें देखने को मिल गया है। प्राइसेस जो है काफी ओवरसोल्ड जोन में आ गए हैं, जो कि इंडिकेटर हम लोग देखते हैं। तो मेरे को लगता है कि मार्च वायदा 280 के आसपास एक बार अगर मिलता है तो वहां पे वो खरीदारी कर सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। 280 से अगर ये चलता है तो प्राइसेस लगभग 350 के आसपास का एक पोजिशनल टारगेट लेके चल सकते हैं। 260 रुपए के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस उनको मार्च वायदा कॉन्ट्रैक्ट 260 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं कि मार्च वायदा में लगाकर चलें, इस पर आप नजर रखें। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर राजीव जैन है, पूछिए राजीव जी। हाँ नमस्कार सर जी, पूछें। ये सर नेचुरल गैस काफी नीचे आ गया है, यहाँ से नीचे जाना है कि ऊपर जाएगा? चलिए, अभी नेचुरल गैस पे ही पिछला सवाल था, लेकिन अजय जी आप बताइए आपके हिसाब से इस भाव पर क्या करना चाहिए एनजी में? देखिए, टेक्निकली तो मार्केट सीवियरली ओवरसोल्ड है, बट जिस ढंग से हमने यूएस में विंटर, वैसे तो काफी हमने देखा बर्फ वाली पिक्चरें चल रही है, बट जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं है। और सेकेंडली यूरोप के अंदर जो इन्वेंट्री है वो 5 साल के एवरेज के ऊपर है, जिसकी वजह से गिरावट थी। बट मुझे लगता है करंट लेवल पे शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए। ऑप्शन के जरिए एंटर कर सकते हैं, जहां पे 310 का कॉल 20 रुपए में लेके चलिए। एक स्पाइक मुझे लग रहा है अगले हफ्ते देखने मिल जाएगा, क्योंकि विंटर्स का जो ऑलमोस्ट डिस्काउंट करना था मार्केट कर चुका है, टेक्निकली भी ओवरसोल्ड है। तो ऑप्शन के जरिए 310 का कॉल लीजिए 20 रुपए में, 12 का स्टॉप लॉस लगाइए, 35 तक का जब हम देख पाएंगे। ओके, अगला सवाल है सुरेश पटेल का, गुजरात से हैं, पूछिए पटेल साहब। हाँ सर, मेरे पास जिंक का एक लॉट खड़ा है 270 रुपए से। किस भाव पर? 270। एक बार लेवल रिपीट करें सर। 270 रुपये। अच्छा, 270 पर आपने बाई किया है? हाँ। ओके, तो अजय जी 267 के आसपास का भाव है, रुकना ठीक रहेगा अभी या निकल जाए, लॉस बुक कर लें? देखिए, जिंक के अंदर मुझे लगता है कि ऑलरेडी कल के सेशन में हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देख चुके हैं। आई थिंक शॉर्ट पोजीशंस अवॉइड करके चलना चाहिए। दायरा रहेगा जो मुझे लगता है 263 से 270 के बीच में रहेगा, तो बेटर शॉर्ट तो कोई रखे नहीं। हायर साइड में मुझे लगता है 270 तक का लेवल दिखेगा, क्योंकि अगले हफ्ते चाइना से डेफिनेटली कुछ स्टिमुलस की अपडेट और मिलेगी, क्योंकि रिसेंटली आज मॉर्निंग में बात हुई तो नंबर ऑफ केसेस थोड़े कम होने चालू हुए चाइना में फिर से, उसका बेनिफिट पूरे बेस मेटल पैक को। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर नवनीत है हमारे साथ, पूछिए नवनीत जी। सर, मेरी नेचुरल गैस की 400 की कॉल बाय कर रखी है 31 रुपीज में, तो आगे फ्यूचर इसका क्या करना चाहिए सर? 400 की कॉल 31 रुपीज में है ना? हाँ जी। ओके, तो खरे जी क्या करना चाहिए अभी? हाँ, 400 की कॉल जो है इन्होंने 31 में बाय करी है। अभी प्राइस 300 के आसपास है। मेरे को लगता है काफी 8-9 रुपए के आसपास इसका अभी करंट का भाव होगा। काफी रिस्की ट्रेड है ये। 8-9 रुपए मेरे को लगता है इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि जाने में अब सिर्फ 8-9 पॉइंट ही है। अगर ये एक्सपायरी तक रखता है तो मेरे को लगता है 25 के भाव इनको देखने को मिल सकता है। तो इनको होल्ड करने की सलाह है। चलिए, बहुत शुक्रिया खरे जी आपका और अजय जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए।